हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता बरस होने वाले इंतखाबात को आज 1 साल पूरा हो गया। गुज़िश्ता साल हम इसी वक्त बैठ कर ये बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का RTS सिस्टम जिसके थ्रू जो रिज़ल्ट जाने थे वो क्यों बैठ गया, और उसके बैठने पर अपोजिशन जो ज़ाहिर है उस वक्त अपोजिशन हो गई थी, यानी मुल्क की 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली का नारा लगाया। और जबकि तहरीक इंसाफ पहली बार बरसर इक़्तिदार आई और हुक्मरान जमात बन गई, खासा पार्लियामेंट में हंगामा चलता रहा, मगर अपोजिशन ने कहा कि हम जमहूरियत की खातिर बैठ रहे हैं, मगर एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए जो इस बात की तहकीकात करे कि धांधली हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि RTS सिस्टम के बैठने की कोई तहकीकात उस तरीके से हुई नहीं। तो अपोजिशन का ये मुतालबा जो है हुकूमत ने सितंबर में ऐलान किया कि जनाब हम बना रहे हैं। अक्टूबर में ये कमेटी बनी, 30 रुकनी कमेटी बनी। 15 अरकान पार्लिमान जो थे वो हुकूमत के थे और 15 ही अपोजिशन के। सरबरा बनाया गया वज़ीर दिफा जो है परवेज़ खटक साहब को, और इसकी सिर्फ एक बैठक हुई जिसमें एक और सब कमेटी बना दी गई जिसके सरबराह वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद बन गए, और फवाद चौधरी भाई जो हैं वो उस वक्त के जो वज़ीर इत्तलात थे वो भी उसके रुकन थे। उन्होंने क्या किया कि एक ख़त लिखा सब कमेटी अपने भाई को ही कि जनाब ये जो देखना होगा कि ये जो पार्लिमानी तहकीकाती कमेटी है क्या ये इलेक्शन कमीशन के दायरा कार में तो मुखिल नहीं हो रही। तो जो सरबराह थे कमेटी के शफ़क़त महमूद साहब, उन्होंने वो चीज़ वज़ारत क़ानून को भिजवा दी कि उस पर अपना जो है मौक़िफ़ दें। वो दिन है और आज का दिन है, वो मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया। फिर अपोजिशन की एक आपको पता है रोडों पे आ गए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो गई, और जो अपोजिशन के तमाम अरकान थे उन्होंने ऐलान किया कि वो इस पार्लिमानी कमेटी से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। तो आज अपोजिशन ने इस इंतखाबात में हारने के गम में यौम स्याह मनाया और हुकूमत ने जीतने के खुशी में यौम तशक्कुर। तो जो यौम स्याह का हाल आप वसतुल्लाह खान साहब से सुनिए क्योंकि उनके पास खासी डिटेल्स हैं। यौम स्याह मैं कहीं आ रहा, सबसे पहले पेशावर जाना चाह रहा हूँ। पेशावर जाएँ आप। पेशावर में जो यौम स्याह के तहत कंबाइंड अपोजिशन जलसा हुआ मोटरवे चौक पे उससे मौलाना फजलुर रहमान ने ख़िताब किया, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने ख़िताब किया, अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली साहब और जो अवामी वतन पार्टी के आफ्ताब शेरपा और दीगर लोगों ने ख़िताब किया। और ज़ाहिर है कि वो जो एक धांधली और जो उनका ख़्याल था कि रिगिंग हुई है और बालाई क़ुव्वतों ने मुदाखलत की जो एक थीसिस है अपोजिशन का, वो दोहराया गया। और ये जब रैली हुई तो उसके बाद मौलाना साहब की मसरूफियात उस दिन जी मौलाना साहब का अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा इजाज़त दें तो मौलाना साहब के तो मज़े ही हैं ना, क्योंकि आज उनके एक टिकट में 2 मज़े हैं, क्योंकि ना सिर्फ यौम स्याह के जलसे में शिरकत की लेकिन उसके बाद फिर 1 मिलियन मार्च भी की नमू से रिसालत मार्च, जो पहले से ही इन्होंने मिलियन में कोई कुछ हजार लोग थे, ठीक ठाक थे, कोई भी मिलियन मार्च कभी मिलियन तक तो नहीं पहुंची ना यार। कह रही है कि 1 लाख के करीब लोग थे, जबकि जो कंबाइंड अपोजिशन की रैली थी उसमें 4-5 हज़ार लोग। बिल्कुल। एनीवे द रियल पावर शो वाज जमात उलमा इस्लामी, और हमेशा एक क्राउड का कोई मसला नहीं होता ट्रेडिशनली। और वहाँ पर क्या बातें की, एक तो अपना पुराना रिकॉर्ड दोबारा जो ग्रेटेस्ट हिट्स का रिकॉर्ड होता है वो चलाया कि इमरान खान को यहूदियों की दोस्ती मुबारक हो, हमें फ़ख्र है कि इनके मुकाबले में हम खड़े हैं, और उसके साथ ये भी कहा कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है क्योंकि इमरान खान ने आसिया बीबी की रिहाई का एतराफ़ कर लिया है। और फिर एक नया राग भी था इसके अंदर, नया तो राग नहीं है, हमने अपनी सियासत में ये बहुत बार सुना है कि अमेरिका के जलसे, जो इमरान खान का अमेरिका का जलसा हुआ है के एहतमाम कादियानियों ने किए। तो एक बार फिर हम ये भी देख रहे हैं कि, और मैं कोट कर रहा हूँ मौलाना फजल रहमान को, कि ये कार्ड भी एक बार फिर प्ले किया जा रहा है, बिल्कुल जिस तरह यही कार्ड
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ भी प्ले किया गया, उससे पहले भी प्ले किया गया। हसन इकबाल साहब को गोली भी लगी, उसके बाद भी हम यही ताश के इनके साथ ही खेलते रहे। और अब वो तो पीछे जाना है तो फिर तो बहुत लंबी अपोजिशन में रहते हुए ये कार्ड प्ले करना अच्छा लगता है। और अगर आप देखें तो इसकी थोड़ी सी बिल्डअप भी हो रही थी पिछले 3-4 दिनों से। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो ये भी एक चल रहा है। अनिल मुसरत के बारे में कहा जाता है कि शायद ये जो जलसा हुआ था इमरान खान का, वज़ीर आज़म इमरान खान का अमेरिका में, उन्होंने इसको किया है तो उनके खिलाफ भी कैंपेन। यूके सर अल्लाह जानता है ना सर, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ तो कहा यही जा रहा है कि सर वहाँ पर भी यही लॉबी थी। मगर ये जो नामों से ये गेम भी शुरू हो रही है, थोड़ी देर में उभरेगी। मगर ये जो नामों से रिसालत के नाम पे मिलियन मार्च था, ये सिर्फ टोटल मौलाना फजलुर रहमान साहब का शो था और इसका अपोजिशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अपोजिशन का यौम स्याह वो अलग हुआ और ये मिलियन मार्च अलग हुआ। कंफ्यूजन सोशल मीडिया पे ये फैलाया जा रहा है जैसे अपोजिशन के यौम स्याह में ये बातें हुई हैं, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग इवेंट। जी यही स्टोरी है जो उन्होंने अनाउंस किया था। तो JUI का जलसा जो है वो फ़र्क हुआ और जी JUI का अलग था और कंबाइंड अपोजिशन का अलग था। वो दूसरी बात थी कि फजलुर रहमान साहब दोनों जलसों में थे, मौजूद थे। अच्छा, लाहौर में जनाब माल रोड पे शो हुआ, चेयरिंग क्रॉस पे शहबाज शरीफ, कमर जमान कायरा, प्रोफेसर साजिद मीर वगैरह। उस दौरान मैंने पट्टियाँ भी पढ़ी कि जी हाई कोर्ट का हुक्म आ गया है कि माल रोड जो है वो खाली करवा दिया जाए। और पुलिस ने जो है उनको अहकामात भी दिए, कुछ तड़ी छड़ी भी, लेकिन बहुत लेट हो गया है और मैं ख्याल ऑन ग्राउंड इसका कोई लेकिन नहीं पड़ा। ये बड़ा क्राउड भी ठीक ठाक था और वहाँ पर तो फिर फड्डे डालने वाली बात जो है वो पट्टी तक ही महदूद है। अच्छा, कराची में बाग़ जना बिलमुकाबिल जो है कायद आज़म का जो मज़ार है वहाँ अच्छा खासा जलसा हुआ। बिलावल भुट्टो ने खिताब किया, कौमी असम्बली के साबिक़ स्पीकर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा याद सादिक भी जो है वो मौजूद थे। तो उससे कंबाइंड अपोजिशन का कलर था और मैं देख रहा था कि जो जलसा था उसमें JUI के झंडे भी अच्छे खासे नज़र आ रहे थे, 1 to 1 ही नज़र आ रहा था। हाँ, तो वो लग रहा था कि अपोजिशन का जलसा है। बिल्कुल। कोयटा में अयूब स्टेडियम है, वहाँ पे कंबाइंड अपोजिशन का जलसा हुआ, लेकिन उसमें जो 2 स्पीकर जो हैं वो स्टार स्पीकर्स थे। एक तो मुस्लिम लीग नवाज़ की एक निजी सरकर्दा खातून रहनुमा हैं जिनका आप यही समझिए कि हम एहतरामन नाम नहीं ले रहे, वो थी। और दूसरे थे महमूद खान अचकज़ई साहब। अच्छा, जो खातून रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून की, उनकी तकरीर में जो चीदा पॉइंट्स अब तक मुझे मिले हैं उसमें उन्होंने कहा कि मुल्क के काबिल एहतराम इदारे जो हैं, आप चारों सूबों के नुमाइंदा इदारे हैं, आप कोई इमरान खान के इदारे नहीं, लिहाजा नाअहल और नाकाम इमरान खान की खातिर आवाम से लड़ाई मोल मत लें। इस महाज़ाराई की वजह से चारों सूबों के अवाम इदारों से बदज़न हो रहे हैं, लिहाजा इदारों को चाहिए कि वो आवाम और सूबों से महाज़ाराई की बजाय लोगों को गले लगाएं, उनके मसाइल हल करें, वोट को इज़्ज़त दें ताकि अवाम आज़ादी से अपने नुमाइंदे चुन सकें। बलूचिस्तान के बारे में जो खातून रहनुमा हैं उन्होंने कहा कि आज यौम स्याह इसलिए मनाया जा रहा है कि 1 साल पहले आपके वोटों को पैरों तले कुचल दिया गया था। ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप है, इसके बारे में मोहतरमा माफ़ कीजिएगा खातून रहनुमा ने कहा कि बाप को बलूचिस्तान के लोगों का हक़ इंतखाब छीन के ऊपर से मुसल्लत किया गया, अवामी नुमाइंदों पर वफ़ादारियाँ तब्दील करने के लिए दबाव डाला गया और इनकार की सूरत में जाली मुकदमात बनाए गए। सिलेक्टेड हुकूमत के तहत इफ़रात ज़र और माशी बहरान से जूझ रहे पाकिस्तानियों के लिए हर दिन यौम स्याह है, सिर्फ आज नहीं है। खातून रहनुमा ने यह भी कहा कि मेरी हर रैली से पहले 6 से 7 हज़ार अफराद को हिरासत में लिया जाता है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुबालगा है। और TV चैनल्स को ख़बरदार किया जाता है कि मेरी तस्वीर नहीं दिखाएं। क्या ये सही है? ये बात पता नहीं, सुनने में तो आ रहा है। माइनस मीन फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं ऐसे, माइनस नून के बाद मुसलमान मीम से अब कराची पे भी आ जाएं जहाँ बिलावल। तो फिर एक ब्रेक ना ले लेते, ब्रेक ले लेते हैं और फिर ये कहें कि मज़ीद और शहरों में क्या हुआ, एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अपोजिशन के यौम सियाह और हुकूमत के यौम तशक्कुर के हवाले से। अपोजिशन की कुछ तो आपको बता दिया। वसत ने एक कराची जलसे में जो बिलावल भुट्टो ने खिताब किया उसमें ज़ाहिर है उन्होंने दोबारा से सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बोला, ये भी बोला कि ताजरों पे बुरा वक्त है, साथ ही ये भी कहा कि सिंध के 116 अरब जो हैं वो विफाक नहीं दे रहा और विफाक जो है सूबों के ख़िलाफ़ वो कर रहा है। मेरे ख़्याल में इस यौम जो सियाह और यौम तशक्कुर के अलावा जो आवाम का यौम तफक्कुर है वो उसकी तरफ लोगों का ध्यान कम गया है। ठीक है, आप धांधली पर बात कीजिए, वो तो है, आपने पार्लिमानी कमेटी भी बना दी और जैसे कहते हैं कि अगर आपको वाकई इतना यकीन है कि धांधली हुई थी तो आप विड्रॉ भी कर सकते थे पार्लियामेंट से। ज़ाहिर है जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो पार्लिमानी पार्टी का जो कमेटी का जो भी फैसला आएगा उसका इंतजार आएगा सो आएगा। लेकिन आवाम के ऊपर मेरा ख्याल वो तो हुक्मरान ने भी जमात ने भी यौम तशक्कुर उन्हें इस तरह मनाया कि इमरान खान का जो इस्तकबाल हुआ है वज़रा की लाइन से, तो वो जो है वो उन्होंने कहा यही यौम तशक्कुर है। बाकी जो देखिए एक चीज़ तो मज़े है कि जाहिर है कि इट वाज अ कोऑर्डिनेटेड शो और बुरी शोइंग नहीं थी कहीं भी। एक पावर शो किया है और जाहिर है इतना बड़ा मुल्क है, उनकी भी हर पार्टी की सपोर्ट है और उनकी वो अपनी सपोर्ट को रोडों पर भी लाए हैं, तो दिखाया है कि भाई इतना हल्का लेने का नहीं है। जहाँ तक पीटीआई की बात है तो मेरा ख्याल है कि अभी तो वो दे आर राइडिंग अ हाई, स्पेशली ये जो अमेरिकी कामयाब दौरा इमरान खान के आशीर्वाद के बाद। नहीं बिल्कुल और होना भी चाहिए। अगर अच्छा उल्टा अगर होता तो फिर जाहिर है कि यहाँ पे होता कि आपने ये कैसे कर दिया वो कैसे कर दिया। देयर इज वेरी लिटिल टू क्रिटिसाइज मेरी नज़र में जहाँ तक यूएस दौरे का, लेकिन इस पर हमने काफ़ी बात की है। डोमेस्टिक सिनेरियो क्या बनते हुए नज़र आता है, दैट इज़ अनदर स्टोरी। ऑपोजिशन किस हद तक यूनाइट रहती है और मैं ख्याल ऑपोजिशन भी यूनाइटेड इसी तरह इसलिए है क्योंकि तकरीबन सब के ऊपर वार भी किया जा रहा है, गिरफ्तारियाँ, केसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। वो नीड कब तक रहती है, एक तो ये क्रूशल बात है, और सेकेंडली कि क्या फिर हर साल आप वेट करेंगे इस शो का, क्या सस्टेन्ड कैंपेन लॉन्च करेंगे, इकोनॉमिक जो हालात हैं आपके वो कहाँ जाएंगे। आई थिंक डिटर्मिनिंग फैक्टर ये होना है। अपोजिशन का मुझे लगता है वो ये चाह रहे हैं कि अवाम निकले और वो पीछे आए, ना कि वो अवाम को लीड करें और जो उनकी मुश्किलात हैं उस पर बात करें। तो हुकूमत तो ज़ाहिर है, हर हुकूमत का यही होता है कि जनाब हालात कड़े हैं, मुल्क नाजुक मोड़ पर है और हमें ये देखना है और ये सख्तियाँ बर्दाश्त करनी है। और अवाम बेचारे देखते हैं कि यार मतलब ये इंतखाबात से पहले तो ये कह रहे थे कि बस आपका भाई आया और सख्तियाँ ख़त्म और बस बल्ले बल्ले सभी यही कहते हैं और सबके साथ तकरीबन ऐसा ही होता है। लेकिन अगेन डिटरमिन यही है कि कैन द गवर्नमेंट वेदर द स्टॉर्म। मेरा ख्याल है कि चांसेस आके देखे हैं। फिलहाल तो कर लेगी, लेकिन यह है कि अब आगे जा करके देखना है कि कोई ये जो स्टॉर्म है ये कभी भी अपोजिशन नहीं लाती। ये जो सर्कमस्टांसेस है ना कि जब मेरा चूल्हा तंग होने लगता है, वही है। अच्छा, अगर कोई एक्सपर्ट है इसको सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करने का तो वो उसे एक स्नोबॉल इफेक्ट के तौर पे जो है तहरीक की शक्ल दे देता है। बिल्कुल। और अगर नहीं है तो फिर अवाम, और वैसे भी आखिरी दफ़ा अवाम कब सड़कों पे आए थे, मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस की जो तहरीक है उसके बाद आपने देखा हो अवाम को सड़कों पे आते हुए। जहाँ तक अपोजिशन के मुरार का ताल्लुक़ है, अभी जो सेनेट के चेयरमैन का मरहला है, अगर चेयरमैन तब्दील होता है तो एक बूस्टर के तौर पे वो तो अच्छा ये इसे और ये भी लार्जली एक सिंबॉलिक बूस्टर है, लेकिन है बूस्टर बड़ी होगा बिकॉज़ इट विल बी एम्बैरेसिंग फॉर द गवर्नमेंट। देखिए हर एक कार्ड जो अब है ना, मतलब आस्तीन में वो अब प्ले होगा। अब देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अपने कार्ड प्ले कर रहे हैं, मोहतरमा मीम अपनी कार्ड प्ले कर रहे हैं, बिलावल अपने कार्ड प्ले कर रहा है। अगेन मैं एक चीज़ कहने वाला था, मैं बिल्कुल ही भूल गया हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर अपोजिशन के तमाम बड़े लीडर एक जगह हो करके ये चीज़ करते तो शायद उसका ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट आता। मगर ये तरीका भी ठीक है कि आप डिफरेंट शहरों में ये शायद ओवरऑल इम्पैक्ट के तौर पे आम आदमी के तौर पे अगर सोचूं तो मुझे पता है ये सारा थिएटर ही लगता है, इसलिए और बड़ा मज़ाहिया किस्म का थिएटर लगता है। बड़ा मज़ाहिया थिएटर लगता है इस लिहाज से
कि जब अपोजिशन जो कि कल हुक्मरान थे वो ये कहते हैं कि आवाम का जीना हराम कर दिया गया है, तो भैया किस दौर में जीना हराम नहीं किया गया? तो आपकी बात जो है वो है तो फैक्चुअली ठीक, लेकिन आपके मुंह से बड़ी मुझे मज़ाहिया लग रही है। वो इसी तरह जब इमरान खान ये कहते हैं कि जी मीडिया जो है वो आपे से बाहर हो रहा है, ठीक है, और मीडिया को जिन पे मुकदमात हैं या जो हैं उनको लाइव नहीं दिखाना चाहिए, ये पॉइंट था। हाँ, तो मैं उसूली तौर पे ये बात ठीक है, लेकिन इमरान खान के मुंह से अच्छी नहीं लगती कि जिसके धरने को 124 दिन के धरने को लाइव दिखाया गया और जो लाइव नहीं दिखाता था उसके दफ्तर पे पथराव होता था। तो ये चीजें किसी के मुंह से कोई चीज अच्छी नहीं लगती। अननेसेसरी पैनिक मुझे नजर आता है, और मेरी नजर में एक तरह से अननेसेसरी है, क्योंकि दिखाने से क्या हो जाएगा, खबर आपके पास वैसे ही पहुंच जाती है। इनफैक्ट जब आप रोकते हैं या आप कहते हैं कि यार XYZ को आपने नहीं दिखाना, आपने क्लिप नहीं चलाना, आपने बात नहीं करनी, आपने ये नहीं करना, तो बंदा कहता है क्यों यार, क्या हो जाएगा, कौन सा कोई तूफान आ जाएगा। और इनफैक्ट मैं ये हमारी जो मिनिस्टर ऑफ साइंस फॉर टेक्नोलॉजी है, जिन्होंने आज ये भी ऐलान किया है कि स्पेस में जाएंगे, पाकिस्तान 2022 में स्पेस में जाएगा, उनके भी मैं पिछले कुछ एक इंटरव्यू देख रहा था, और आज भी शायद अजमल जामी साहब दुनिया न्यूज़ पर उनके शो में उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा कि यार सेंसरशिप जो होती है ना, एक बैकवर्ड आइडिया होता है, इससे आप क्या अचीव कर लोगे, और इनफैक्ट उल्टा जो आप अचीव करना चाहते हैं उसका ऑपोजिट ही होता है ना, एक तरह प्रोडक्टिव ही होता है, क्योंकि लोग फिर ये अच्छा, फिर अगर फॉर एग्जांपल ऐसे ही कटे हुए हो गया, लोग समझते हैं सेंसरशिप है, क्योंकि आप रियलिटी को डिनाई नहीं कर सकते। और अगेन पूरा आप जलसा दिखा रहे हैं माइनस मीम, पॉइंटलेस सा लगता है मुझे, यू नो। और अगेन शायद अपने आप को बार बार दोहरा रहा हूँ, अननेसेसरी पैनिक, यू नो। चलिए हम भी पैनिक होके एक ब्रेक ले लेते हैं, इससे पहले कि आप मीम से आगे जाएं। नहीं मैं नून पे जाएं, मीम तक मैं एक ब्रेक ले। वेलकम बैक। बीमारी से जो अमवात होती हैं, बीमारी से होने वाली अमवात को खामोश मौत कहा जाता है। उस लिहाज से अगर हम देखें तो दुनिया भर में सालाना 15 लाख अमवात हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ़ किस्मों से होती हैं, और ये आलमी सतह पे मौत का 8वां बड़ा खामोश सबब है। WHO के आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 257 मिलियन अफराद किसी भी तरह की हेपेटाइटिस, जिसमें ज़्यादातर B और C है, उसमें मुब्तला हैं, बल्कि इनमें 71 मिलियन को एग्जैक्टली हेपेटाइटिस C का शिकार बताया गया है। मिस्र और पाकिस्तान हेपेटाइटिस C के सबसे ज़्यादा शिकार मुल्क बताए जाते हैं। थोड़ी देर में वजह जानने की कोशिश करेंगे। 2007 का एक सर्वे, आज से तकरीबन 22 साल पहले सूरत हाल ये थी पाकिस्तान में कि 5% आबादी उसको हेपेटाइटिस बताया गया था। इस वक्त एक अंदाज़ा ये है, और ये WHO के आदाद शुमार है, कि 12 मिलियन पाकिस्तानी किसी न किसी हेपेटाइटिस की किस्म का शिकार हैं, यानी सालाना इनमें 1.5 लाख मरीज़ों का इजाफ़ा हो रहा है। ये इफ़रीत है क्या, और इसका तदारुक कैसे हो सकता है, ये जानने के लिए हमने सिंध इंस्टीट्यूट यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन के प्रोफेसर डॉक्टर नासिर लक साहब को जहमत दी है। वो हेपेटोलॉजी के प्रोफेसर हैं। वेलकम टू द शो। ये कितने किस्मों का होता है हेपेटाइटिस? जी, जिस हेपेटाइटिस की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे कॉमन जो है, जैसे आपने भी बताया, वो हेपेटाइटिस B है, विच इज़ नियरली अफेक्टेड मच ऑफ द पॉपुलेशन। तो जितना हम अदाद शुमार की बात कर रहे हैं, अगर 30 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस है तो उसमें से दुनिया भर में, तो उसमें तकरीबन जो है वो 80% हेपेटाइटिस B है। यस। और हेपेटाइटिस B जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा इन्फेक्शियस है फ्रॉम HIV। और ये अगर कहीं एक ब्लड का कतरा खुश्क हो जाता है तो वो 7 दिन तक ये वायरस उसमें ज़िंदा रहता है, और वो ब्लड के एक ड्रॉप से वो
बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट हो सकते हैं ऑन अ फ्लैट सरफेस। पाकिस्तान में अगर अभी वसत बता रहे थे कि ये अदाद-ओ-शुमार है, लेकिन ये भी हमें कंफर्म तो नहीं है ना कि यहाँ पर कितने लोग हेपेटाइटिस, और अगर हम सी की भी बात करें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ख़तरनाक सी ही होती है हेपेटाइटिस सी, हमें तो अदाद-ओ-शुमार भी नहीं पता, ऐसा ही है। हमारे मुल्क में बड़ी अच्छी एक स्टडी हो चुकी है डेमोग्राफिक लेवल पर, जिसमें जो बड़े अजीब से रिज़ल्ट्स आए शुरू में, लेकिन वो करेक्ट रिज़ल्ट्स हैं, जिसमें पंजाब में हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन है और बलूचिस्तान में हेपेटाइटिस बी कॉमन है। सिंध में हेपेटाइटिस बी और सी का तनासुब जो है वो 7.5% है, और हमारा एक लोकलाइज एरिया ऑफ सिंध यानी कि अपर सिंध हमारा, लोअर पंजाब एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑफ बलूचिस्तान हब है हेपेटाइटिस बी का। एंड वर्स केस सिनेरियो ये है कि वहाँ हेपेटाइटिस डी भी है। D is a virus which cannot affect a person without hepatitis B. तो D is a defective virus which only occurs once somebody has B. तो हमारे पास वो बहुत बड़ा एक पेशेंट लोड है, जिसमें जैकोबाद है, जरवाड़ है और इस तरह के और इलाके उसके जो वजूहात क्या हैं, इसलिए कि जब मिस्र और पाकिस्तान अगर टॉप ऑफ द चार्ट हैं तो वजूहात क्या हैं बी और सी की, कॉमन वजूहात क्या हैं? मिस्र वालों ने तो बहुत अच्छा अपने आप को जो है इस पर स्टडी कर ली है कि उनके पास ये शिस्टोसोमियासिस, जिसको बिलहार्जिया भी कहते थे, वो एक इन्फेक्शन था। उसके कॉमन जो है उसको इंजेक्शन दिया जाता था उसको इम्यून करने के लिए, तो एक इंजेक्शन से बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लगाया जाता था। ठीक, तो वो क्लोज जी वो वेक्टर, तो वो क्लोज एक कम्युनिटीज़ हैं, तो वहाँ पर हेपेटाइटिस, वहाँ पर टाइप 4 हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन हुआ। अच्छा, मैं बी की पहले बात करके अब सी की तरफ आऊँगा कि पाकिस्तान के एडजॉइनिंग जितनी भी हमारा जो जोग्राफी है उसमें इंडिया हैज़ बी, अफगानिस्तान हैज़ बी, चाइना हैज़ बी, ईरान हैज़ बी, सऊदी अरेबिया हैज़ प्रॉब्लम ऑफ हेपेटाइटिस बी, बट वी एक्सक्लूसिवली हैव सी प्रॉब्लम। वो हमारे पास जो है ये जो इंजेक्शन ट्रीटमेंट है हमारा, यानी कि सालाना हमारे लोग जो हैं जब इलाज कराने जाते हैं तो उनको ज़हनी जो एक तस्कीन मिलती है कि भाई इलाज जो है वो म्यूटिलेटिंग तरीके से हो सकता है, मतलब इंजेक्शन लगेगा, थैला लगेगा जी, उससे इलाज होगा। और ये पूरे तमाम चारों सूबों में इलाज का यही तरीकाकार वज़ा कर दिया गया है। जो हमने अभी लाड़काना के मुतालिक सुना और जो देखा, अनफॉर्चुनेटली वो भी इसी ही तरीके का एक शाखसाना है। हाँ, अगर आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को देखें तो उसमें कोई इलाज इस तरह का जो हम करना चाह रहे हैं, करते हैं, जो हो रहा है हमारे कम्युनिटीज़ में नहीं है। अलबत्ता हमारे जो डेंटिस्ट हैं उनमें जो अताई डेंटिस्ट हैं, फिर हमारे यहाँ जो कान छिदवाने की प्रैक्टिस है, टैटूइंग बहुत कॉमन होती जा रही है। इसी तरीके से ये जो छोटे ऑपरेशंस हैं, ख़ास तौर पर बच्चों की सुन्नतें करवाई जाती हैं, या इस तरह से जो और छोटे औरतों के मुख्तलिफ़ किस्म के जो एंड इवन ज़चगी के दौरान, तो ये फैलने की बड़ी वजूहत हैं। इस पर काम भी हुआ है, देयर आर स्टडीज़ टू प्रूव दिस। यानी ब्लड कंटेमिनेशन की बात कर रहे हैं ना, बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, यूजेबल सिरिंजेस, ब्लड कंटेमिनेशन, ऑलमोस्ट वही मेरा ख्याल है वजूहात हैं जो एड्स की, HIV की। बिल्कुल सर, और मैं बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ये लगने का एहतमाल ज़्यादा है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज़ नीडेड टू ट्रांसमिट हेपेटाइटिस सी अक्रॉस द बोर्ड। तो हम जो इतने लोड्स ऑफ पेशेंट देख रहे हैं, तो वो उसी वजह से देख रहे हैं कि अगर एक GP या एक हमारा डॉक्टर या कोई जैसे गांव देहात में अताई लोग बैठे हुए हैं, तो दे सी मोर देन 100 पेशेंट्स पर डे। तो वहाँ से फिर फैलता जाता है। अर्ली डिटेक्शन वाला ज़्यादातर आपके पास तो लोग आते होंगे जो बिल्कुल लेटेस्ट स्टेजेस में या इधर उधर ये खामोश है ना, ये सर पता ही नहीं चलता। अचानक किसी और चीज़ के लिए आप जाते हैं तो पता चलता है कि आपको तो B और C भी है। लेकिन मैंडेटरी तो टेस्ट हो गए थे हेपेटाइटिस के लेटली, तो वो सारा कुछ वो तो HIV के लिए। इस दफ़ा का जो स्लोगन है वो भी यही है कि फाइंड द मिसिंग मिलियंस, कि अब हेपेटाइटिस सी को मैं बात जैसे हम कर रहे थे कि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। आवर क्योर रेट जो हमारा अब है 95% है, मतलब हेपेटाइटिस सी का मतलब कि ये क्यूरेबल है, जो प्रीवियसली नहीं था। अब ओरल मेडिकेशन से क्यूरेबल है। पहले हम बड़े ही मुश्किल से इसको ट्रीट करते थे इंजेक्शन लगा के, अब हम गोलियाँ देते हैं। उन गोलियों में भी कम्बिनेशन होता है, वे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देते हैं। लेकिन बात वही है
जो हम जिसको हम हाईलाइट भी करना चाह रहे हैं कि वो लोग जो अभी जैसे आपने बात की कि जो लोग स्क्रीन नहीं हैं, जिन्हें पता ही नहीं है, और वो वाली बात के खामोश मौत है ये कि आदमी को यरकान नहीं होता, मतली नहीं होती, पेट में दर्द भी नहीं होता, साइलेंटली वो हो जाता है और इट प्रोग्रेसेस टू द लेटेस्ट स्टेजेस। 25 साल के बाद वो जिगर को पैकअप कर देता है, बिल्कुल सुकड़ने वाला जिगर विद लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो हमारा जो स्ट्रेस है, हमारी जो पॉजिटिव एक्टिविज़म इसके लिए यही है और एडवोकेसी यही है कि हम उन लोगों को जो हमारी कम्युनिटी में हैं इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं हेपेटाइटिस को वंस दे आर स्क्रीन्ड एंड ट्रीटेड। वंस दे आर स्क्रीन्ड एंड ट्रीटेड। अच्छा, अब स्क्रीनिंग में क्या मसले मसाइल पेश आते हैं, इस पर हम बात करेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। हम बात करें हेपेटाइटिस की, और डॉक्टर साहब आपने अभी एक बात बताई जिससे मुझे काफ़ी डर लग रहा है सुन के कि आपको हेपेटाइटिस हो सकती है, मतलब मुझे हो सकती है और मुझे पता ही नहीं लगेगा। तो ज़ाहिर है फिर अगला सवाल ये बनता है कि स्क्रीनिंग अगर करवानी है तो बंदा कहाँ जाए, इसका कॉस्ट क्या होता है? और मुझे तो ये डर लग रहा है कि अगर किसी 2 नंबर जगह से स्क्रीनिंग कराई तो जो हेपेटाइटिस नहीं भी है वो लग भी सकता है। तो आप थोड़ा सा इसमें तो गाइड करें। हमारे जो वज़ीर आला प्रोग्राम जो इनिशिएटिव था वो अभी भी चल रहा है और वहाँ के तमाम क्लिनिक्स में स्क्रीनिंग हो सकती है और स्क्रीनिंग इज़ वेरी इजी। किट से भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, फिर उसको रिकन्फर्म और मेथड से भी कर सकते हैं। तो एवरी हॉस्पिटल एक्चुअली हैज़ दैट मेथडोलॉजी ऑफ स्क्रीनिंग समबडी हु वांट्स टू गेट। बिल्कुल, हर पूरे सिंध के तमाम हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग हो सकती है। ठीक है। और कॉस्ट कितना होता है इसका? कोई इसका कॉस्ट जो है मोस्टली तो सब फ्री है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट नहीं है इसकी स्क्रीनिंग का। ठीक है, नॉमिनल चार्जेस हैं। नॉमिनल चार्जेस। और जैसे मैंने अभी जिसको बताना भी है कि भाई अब स्क्रीनिंग अब नहीं करवाते, लेकिन जो करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं कि खलीजी ममालिक में जाना है, सही है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या प्रेगनेंट ख़वातीन जो हैं उनको गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं, तो दे कम टू नो कि जी वहाँ पता लगता है, वहाँ पकड़ा जाता है। या स्पाउस का हुआ तो उसका पता चल गया जी। इसका मतलब है कि लोगों को लाजमन जाना चाहिए स्क्रीनिंग कराने के लिए। 100%। और उसमें भी हाई रिस्क जो जैसे हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं वो, और इसी तरीके से वो लोग जिनके घर में कोई हेपेटाइटिस का मरीज़ है, स्पेशली अगर हेपेटाइटिस बी का मरीज़ है तो डॉक्टर ज़रूर लिखेगा फैमिली स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन। तो मतलब बॉडीली फ्लूइड्स, मतलब क्या सलाइवा से भी हो सकता है, थूक से? अगर मतलब मुझे खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस है, ये मेरे गिलास से पानी पिए, नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। साथ रहने में, पास रहने में, बच्चों को प्यार करने से, सेम बर्तन में खाना खाने से, पानी पीने से कभी नहीं होगा। ठीक है। और ब्रेस्ट मिल्क वाला भी जो है बच्चों में भी वो भी सेफ होता है, वो भी सेफ होता है। मदर टू चाइल्ड हेपेटाइटिस बी ज़्यादा कॉमन है एंड देन सी। लेकिन अगेन वो जो हम अछूत बना देते हैं ना लोगों को, जी हाँ, वो ट्रेंड नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा लोगों को साफ़ पानी की सहूलत मैसर नहीं है, और जो पानी मिलता भी है उसमें पता नहीं क्या क्या आलूदगियाँ होती हैं। ये कितना बड़ा सबब है बी और सी फैलने का? इससे बी और सी तो आलूदा पानी से नहीं फैलता। अच्छा। आलूदा पानी से एक वायरस हेपेटाइटिस ए बच्चों में 5 years एंड ऑनवर्ड्स, और हेपेटाइटिस ई जिसमें 14-15 साल के बच्चों से लेके 40 years के लोगों तक, और दोनों की छोटी छोटी एपिडेमिक्स पाकिस्तान में हो चुकी हैं। अच्छा। और ग्लोबली दोनों ही चैलेंज बने हुए हैं, और ये भी उतना ही ख़तरनाक है। ये फौरी यानी कि एक्यूट हेपेटाइटिस के हवाले से तो इसमें मरीज़ को होता है जब एक्यूट हेपेटाइटिस, तो आंखें पीली हो गई, थ्रो अप करता है बंदा, पेट में पानी दर्द शुरू हो जाता है, वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके साथ कुछ पोर्शन 1 to 2% वो फिर आगे कॉम्प्लिकेशन एंड इवन डेथ भी होती है। लेकिन ये वायरस जो है ये गंदे पानी एंड डर्टी हैंड्स जो कि हम साफ़ नहीं करते, और ऐसा कंटेमिनेटेड खाना उससे फैलता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि हमारे रीजन में, इस खत्ते में जितने भी ममालिक हैं, ज़्यादातर बेशतर में हेपेटाइटिस बी है, सी नहीं है। पाकिस्तान में सी क्यों है? पाकिस्तान में सी जो है जो हम जिस पर हमने थोड़ा बहुत देखा है और जो पढ़ा है वो ये है कि एक जब कम्युनिटी में लेवल ऑफ इन्फेक्शन होता है वो फिर फैलता है हॉरिजॉन्टल मैनर में, तो विदिन कम्युनिटीज़ एंड फैमिलीज़ फैलता है। जैसे मैं कुछ काम गुजरांवाला के हवाले से, हफ्साबाद के हवाले से हुआ है कि बहुत अच्छे फिट लोग
एंड दे कम टू नो कि जी उनका तो जिगर ही बिल्कुल कमज़ोर हो गया, तो दे आर हार्बरिंग दिस इन्फेक्शन फॉर लास्ट 25 ईयर्स, पता ही नहीं, 25 साल से उनको है। और अपेरेंटली हेल्दी पीपल सडनली दे लेकिन देखिए अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लड़काना की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर उस पर भी हमने काफ़ी शोज किए हैं, और बार बार एक चीज़ आती है कि आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो तबाह बर्बाद है। वैसे तो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भी है, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भी है। ग्लोबली हम कहाँ रैंक करते हैं? हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है वो बहुत इंफीरियरली रैंक होता है, ठीक है, और हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ के लेवल पर ऑफिशिएट करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये ओवर द इयर्स डिटोरिएट हुआ है, और हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर भी कोई रब्त नहीं है। हमारा पेशेंट रेफरल भी बहुत स्विफ्ट नहीं है, हमारा बहुत ही केओटिक है, मतलब कि हमारे सिस्टम में सडनली आप बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ केयर तक जा सकते हैं, बीच में बाईपास कर जाते हैं, और उससे क्या होता है कि पेशेंट जो है ना वो प्रॉपरली, जैसे हम स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, फिर वो उसकी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं या प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, वो उसका कोई लीनियर मैकेनिज़्म बना नहीं हुआ है। तो इस सब को बड़े टेक्निकल अंदाज से देखने की ज़रूरत है ताकि ये कॉस्ट इफेक्टिव बन जाए। आपके यहाँ SIUT में आज फ्री स्क्रीनिंग थी मेरा ख्याल है, क्योंकि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। वहाँ पर कितना क्या रिस्पॉन्स आया था, कितने लोग आए थे आपके पास? असल में SIUT को तो तमाम लोग ओन करते हैं, बिल्कुल ट्रस्ट, तो दे डोंट फील शाय कमिंग देयर जी, तो इसलिए हमारे पास तो बहुत लोगों ने रिस्पांस दिया, लेकिन आज के दिन के हवाले से थोड़े हमारा जैसे प्रीवियस ईयर्स के लिहाज से रिस्पांस कम था, यौम से की वजह से, यौम से की वजह से। लेकिन जितने लोग भी आए उनकी फ्री स्क्रीनिंग, उनके अल्ट्रासाउंड, उनके ब्लड टेस्ट, उनकी डाइटरी एडवाइस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और हमारे अदर भी कैंप्स लगे हुए थे। रिजल्ट कितनी देर में आते हैं? अगर हम आज स्क्रीनिंग कराएं तो कब तक पता लगता है? 10 मिनट्स में रिजल्ट आ सकते हैं। कितने पॉजिटिव टेस्ट हुए आपके रफली आज? ये हमने उसको आज रिव्यू नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेंड है, जैसे कि आप रेंडमली कहीं पर भी लगाते हैं कैंप, तो समटाइम्स वी आर एस्टोनिश्ड टू सी 10 to 12% पीपल who are diagnosed to have hepatitis। जबकि 2007 में एवरेज 5% था, इसका बढ़ तो आप देख रहे हैं ना कहाँ जा रहे हैं। बढ़ गया है। चले, अफसोसनाक बात है, बुरी चीज़ों में ही हम टॉप 10 में आते हैं, अच्छी चीज़ों में खाली आते हैं। बहरहाल अल्लाह बेहतर करे, और मेरा ख्याल है हम अपनी स्क्रीनिंग करवा ही लेते हैं तो अच्छा होगा। करवा लेते हैं, मेरा ख्याल अल्लाह भी तभी बेहतर करेगा जब हम खुद कुछ करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।